दिस इज योर ज्वालामुखी मैम और आज बच्चों में लेकर आ गई हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, जो कि आपकी क्लास 9th हिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर है, उसका वन शॉट। इस वन शॉट को पढ़ के हम सारे के सारे कंसेप्ट जो कि इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं उन सभी को क्लियर करने वाले हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड। तो इस चैप्टर की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ अपने छोटे छोटे नोट्स भी आप बना सकते हो एंड सारी की सारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद मिल जाएगी। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी PW की ऐप पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों उसका लिंक है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही में बच्चों हम लोग आप सबको ये बता देते हैं, वैसे तो आप जानते ही होंगे PW ऐप के बारे में, लेकिन PW ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर आप जा सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं और अपने स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए और उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। एंड चलिए अब चलते हैं और अपने इस चैप्टर को कर लेते हैं शुरू। सो बेसिकली चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति आई थी उसकी हमें बात करनी है। क्रांति क्या होती है मैम, रेवोल्यूशन क्या होता है? तो बच्चा लोग, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को बदल देते हैं, सत्ता पलट देते हैं। बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज को रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति बोला जाता है। तो हिला डाला ना, ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारे फ्रांस के अंदर होता है। फ्रांस के अंदर ऐसी ही स्थिति आती है। क्या क्या होता है मैं आपको एक बेसिक जो क्रक्स है चैप्टर का वो देती हूं। तो यार पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। दिस इज द एंटायर स्टोरी दैट वी आर गोना बी स्टडिंग। सबसे पहले फ्रांस में एक मोनार्की होती है, यानी कि राजा का शासन होता है। उस राजा के शासन के खिलाफ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं एंड एवरीवन वाज रेडी कि भाई इस राजा के शासन को हमें हटाना है, क्योंकि राजा जो थे बच्चों वो एक एब्सोल्यूट तरीके से शासन किया करते थे। एब्सोल्यूट तरीके का मतलब है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब राजा की पावर पे रोक लगानी है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो उसी के लिए लोग यहां पर लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे राजा की पावर पे रोक लगाई जाती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके बाद बच्चों और भी चेंजेस फ्रांस के अंदर आते हैं जब फ्रांस बन जाता है एक रिपब्लिक। अब मैम रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, कि जिस लीडर को आप खुद से चुन रहे हैं इलेक्शंस के थ्रू, उस तरीके की सरकार आपको फ्रांस में आते हुए दिखेगी। रिपब्लिक के बाद फिर से कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर से चेंज आता है और फ्रांस में आ जाती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बच्चों एक तरीके से जब हम आगे चलेंगे चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि एक 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो रूल करने के लिए आई थी, जो कि थोड़े अमीर लोगों की थी। उसके बाद यहां पे भी पावर शिफ्ट होती है और यहां पे फिर आ जाते हैं एक मिलिट्री डिक्टेटर, जिनका हमने नाम थोड़ा सा सुना होगा कहीं ना कहीं। उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, और यहां पर फिर वो पावर कैप्चर कर लेते हैं। तो यार ये जो पूरी की पूरी कहानी है, फ्रॉम फ्रांस बीइंग अ मोनार्की, देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन अ रिपब्लिक, देन अ डायरेक्टरी एंड देन अ मिलिट्री डिक्टेटर, ये पूरी की पूरी स्टोरी हमको यहां पर पढ़नी है। और बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ज्यादा मजा भी हमको आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जल्दी जल्दी से अपने पेन पेंसिल और कोई पेपर रजिस्टर लेके बैठ जाओ, ताकि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते रहें साथ साथ। एंड जल्दी से शुरू करते हैं यार चैप्टर। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, आप लोगों को भी एक्साइटेड होना पड़ेगा। चलो जी, अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये चैप्टर की शुरुआत होती है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 से। क्या था ये इवेंट, मैं समझाती हूँ। तो यार यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 जुलाई की सुबह की बात है 1789 में। उस दिन सुबह पेरिस के अंदर थोड़ा तहलका सा मच जाता है। पेरिस के लोगों को एक खबर मिलती है कि राजा ने अपनी सेना को पेरिस में भेजा है एंड हर कोई ये शक करने लगता है कि अब ये सेना जो है ना हम पे खुलेआम गोलियां दागने आई है, ओपन फायर करने आई है। तो लोगों को ऐसा शक होता है। ऑल्दो राजा ने बच्चों इसलिए नहीं भेजा था अपनी सेना को, बट क्योंकि लोगों को राजा पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, सो पीपल स्टार्टेड डाउटिंग। उन्हें ऐसा लगता है शायद ये जो सेना पेरिस में आ रही है ये हम पे ओपन फायर करने आ रही है। अब लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई राजा अगर हमारे लिए सेना को भेज रहा है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं इनको। और लोग जो है बच्चों सारी सरकारी बिल्डिंग्स में घुसने लगते हैं। क्यों घुसने लगते हैं भाई? छुपने के लिए नहीं, सरकारी बिल्डिंग में वो इसलिए घुसने लगते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको हथियार मिल जाए और आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम ले लेंगे और फिर हम भी राजा की सेना से
लड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसते और उसके बाद वो फाइनली जाते हैं और बैस्टिल का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, बैस्टिल एक फोर्ट्रेस प्रिजन का ये मतलब है बच्चों की बैस्टिल जो जगह थी वो एक फोर्ट भी था, एक किला भी था और जेल भी थी, दोनों चीजें 2 in 1। ठीक है, अब बैस्टिल के अंदर वो घुसते हैं, वहां के कमांडर को मार देते हैं और वहां पे जो कुछ लोग कैदी होते हैं उनको रिहा कर देते हैं, उनको छुड़ा भी देते हैं और उसके बाद बैस्टिल को तोड़ फोड़ देते हैं, पूरे किले को डिमोलिश कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। क्यों? अब यहां पे सवाल ये बनता है कि बैस्टिल को डिमोलिश क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों ऐसा बोला गया था कि ये जो बैस्टिल है ये डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग को रिप्रेजेंट करता है, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि राजा जिस तरीके से शासन कर रहे थे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बेरहमी से, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था बैस्टिल, क्योंकि बैस्टिल भी सरकार की बिल्डिंग थी, तो इट रिप्रेजेंटेड द किंग एंड दैट इज वाई लोगों ने गुस्से में बिल्डिंग ही गिरा दी। और उसके बाद उस बिल्डिंग के जो बचे कुचे ईंटें थी, पत्थर थी, उसको भी मार्केट में एज अ सोविनियर, एक याद की तरह बेचा भी जाता है, लोग खरीदते भी हैं उसको, कि उनको जब भी वो उस ईंट पत्थर को देखे तो उन्हें याद आए कि हाँ देखो हमने जो है ना बैस्टिल प्रिजन को तोड़ गिराया था। तो इस तरीके से ये इवेंट होता है। बट ये सब क्यों हो रहा था? लोग इतने ज्यादा राजा पे शक क्यों करते थे, राजा को हेट क्यों करते थे बच्चों? उसको जानने के लिए समझना होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और समझना होगा कि फ्रांस की सोसाइटी किस प्रकार थी, फ्रांस के अंदर किस प्रकार के लोग रहते थे, वो लोग कौन सी परेशानियों से जूझ रहे थे और वो लोग राजा पे शक क्यों करते थे। तो चलिए जल्दी से चलकर जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी का क्या हाल था। ओके, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बच्चों अब यहां पर ना 18th सेंचुरी की बात करी गई है। मैं आप सभी को बता देती हूं इससे पहले कि आप लोगों के मन में ये सवाल आए कि मैम 18th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड है, तो आपको मैं बता देती हूं कि 18th सेंचुरी का मतलब होता है मेरे बच्चे 1700 से लेकर 1799 का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। और उसमें भी लेट 18th सेंचुरी मतलब 1780s 70s 80s 90s, वो वाला जो लेटर पीरियड था इस टाइम पीरियड का, उसकी बात हो रही है। इस टाइम में होता क्या है, हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। 1774 में, यस, तो 1770s की बात है, लेट 18th सेंचुरी की बात है कि फ्रांस में राजगद्दी पर एक नए राजा जो है विराजमान होते हैं, जो कि थे हमारे लुई 16। इनका नाम आपको याद रहेगा, ठीक है। तो लुई 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे बच्चों, बर्बन फैमिली या बर्बन डायनेस्टी, यानी कि द रूलर्स, जो किंग की पूरी फैमिली थी। जैसे पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जैसे एक राजा है, अब वो राजा मर जाएंगे तो उनके बाद जो उनका बेटा होगा वो राजा बन जाएगा और फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा और फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों एक लाइन ऑफ रूलर्स थे हमारे बर्बन किंग्स, ठीक है। तो पहले मतलब लुई 16 के पापा राजा होंगे, फिर लुई 16 राजा बन गए, तो ये वाला सिलसिला चलता आ रहा था। अब लुई 16 फ्रांस के राजा बनते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत छोटे भी थे यार उम्र में, और इनकी शादी भी हो रखी थी। किससे शादी हो रखी थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, मेरी एंटोनेट से। तो मेरी एंटोनेट व्हाट वाज हिज वाइफ। नाउ 20 years old, 20 साल के मात्र थे और इनकी शादी भी हो रखी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोनेट से। तो भाई बिल्कुल नया ब्याया हुआ जोड़ा है और आकर जो है राजगद्दी भी मिल गई है, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन दिक्कत तब आती है बच्चों जब ये आगे राजगद्दी पे तो बैठे, बट इन्हें पता चलता है द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। ये राजगद्दी पे जब आकर बैठे तो इन्हें पता चला कि फ्रांस की सारी तिजोरियां खाली हो चुकी हैं, पैसा ही नहीं है। इंसान राजा बना है और पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? What were the reasons for an empty treasury in France? There were 3 reasons. 3 कारणों की वजह से बच्चों फ्रांस की तिजोरियां खाली हो गई थी। द नंबर 1 रीजन वाज लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर। बहुत ज्यादा फ्रांस ने लड़ाइयां लड़ी थी भाई ब्रिटेन के साथ में। इस वजह से, अब लड़ाई क्या है, लड़ाई ऐसे तो नहीं है कि आप पत्थर उठा के मारोगे उसको। लड़ाई के लिए बहुत सा पैसा खर्चना पड़ता है, हथियार खरीदने पड़ते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से, असली में नहीं, मतलब हथियार का जवाब हथियारों से देना पड़ता है। तो इस तरीके की लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत सा पैसा उसमें फ्रांस ने लुटा दिया था अपना। दूसरा रीजन क्या था? द सेकंड रीजन वाज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। बच्चों वर्सेल्स एक जगह थी, वहां पे एक बहुत आलीशान सा महल सा बना दिया था, पैलेस है ना, और उसको अब जितनी आलीशान चीज होगी उतना ही उसमें पैसा भी खर्च होगा। आप बड़ी सी गाड़ी लोगे तो उसको मेंटेन करने में भी ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, एक महंगा फोन लोगे तो उसको भी मेंटेन करने में ज्यादा पैसा ही लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इतना बड़ा महल आपने बना दिया है तो उसको कॉस्ट भी लगेगी, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, नहीं तो वहां जाले लग जाएंगे, है ना, खराब हो जाएगा वो।
उसके बाद तीसरी चीज थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी थी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलवाने के लिए बहुत सा पैसा फ्रांस ने लुटा दिया था अपना। बच्चों इन तीनों रीजंस की वजह से फ्रांस जो है ना बिल्कुल ही डेट में आ गया था, कर्जे में आ गया था। अब बेचारे लुई 16 क्या करेंगे? बच्चों कोई भी अगर सरकार होती है, अगर वो कर्जे में आती है तो वो क्या करती है मैडम जी? वो लेती है लोगों से टैक्सेस। तो यस बच्चों यहां पर अब लुई 16 भी टैक्सेस लेंगे, लेकिन किससे टैक्स लेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां तक आई होप सभी को बात समझ में आई। आगे देखो, अब बच्चों फ्रांस के अंदर ना सबसे टैक्स नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी बटी थी 3 अलग अलग हिस्सों में। फर्स्ट एस्टेट जो सबसे टॉप मोस्ट लोग थे, सेकेंड एस्टेट जो थोड़े उसके नीचे आते थे, और थर्ड एस्टेट बेचारे जिनके साथ जुल्म होता था। फर्स्ट एस्टेट में आते थे हमारे क्लर्जी, यानी कि बच्चों उस टाइम पे काफी स्पिरिचुअल टाइम था, पूजा पाठ वाला टाइम था, तो जो चर्च के लोग थे उनको क्लर्जी बोला जाता है। उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता था फ्रांस के समाज का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? क्लर्जी को, चर्च से जो जुड़े हुए लोग थे। सेकंड स्टेट में आती है नोबिलिटी, यानी कि राजा, उनके रिश्तेदार, उनका मामा भांजा भतीजा, ये सारे लोग जो हैं आ जाते थे नोबिलिटी में। और थर्ड स्टेट में जितने बचे कुछ लोग हैं बाकी, चाहे वो बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लॉयर्स हैं, वो भी सारे इसी में आएंगे, या फिर पेजेंट्स है, किसान है, हमारे आर्टिसंस है जो छोटा मोटा कुछ बनाते हैं, स्मॉल पेजेंट्स जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, लैंडलेस लेबर जिनके पास जमीन ही नहीं है, और सर्वेंट्स। ये सारे के सारे बच्चों, थोड़े से अमीर थोड़े से गरीब, सारे लोग आ जाते थे थर्ड एस्टेट में। और बच्चों फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कुछ मिली हुई थी प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब है विशेष अधिकार, और वो विशेष अधिकार तो ये था ही ऑब्वियसली कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और मतलब वो होता है ना जैसे नेपोटिज्म होता है कि क्या मतलब, एक ही अगर आप बॉलीवुड फैमिली में पैदा हो रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली मूवियां मिल जाती हैं। सेम उसी तरीके से ये लोग जिस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, मतलब अगर आप एक क्लर्जी फैमिली में पैदा हो रहे हो तो आपको प्रिविलेज मिल रही है कि यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। अगर आप एक नोबल फैमिली में पैदा हो रहे हो तो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, मतलब कि आप इसी प्रिविलेज के साथ पैदा हो रहे हो, तो बिल्कुल सन ग्लासेस लगा के इस दुनिया में आ रहे हो आप, वो वाली चीज है। बट बेचारी जो हमारी थर्ड एस्टेट थी बच्चों, उसके ऊपर सारा बर्डन था टैक्स पे करने का। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस लिए जाते थे उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो इन टैक्सेस में अगर मैं आपको बताऊं, टिथिज एक टैक्स था, टेल एक टैक्स था, और बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे। टिथिस जो टैक्स होता था उसमें क्या होता था, आपको 1/10 जितनी आप खेती कर रहे हो उस खेती का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा आपको चर्च को पे करना होता था। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा था 1/10 हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का चर्च को पे करना होता था। टेल जो टैक्स था बच्चों, टेल टैक्स डायरेक्टली जो राजा थे वो लिया करते थे। अब टेल्स लिख दिया है, टेल्स नहीं था टेल था। ठीक है, टेल और टिथिस। उसी के साथ बच्चों जब लोग जैसे मार्केट जाते थे, एवरीडे आइटम्स ऑफ कंजम्पशन खरीदते थे, जो भी उनको खाने वगैरह के लिए चाहिए होता था, इस्तेमाल के लिए चाहिए होता था, तो उसपे भी कुछ अमाउंट होता था टैक्स का, जो वो वैसे ही पे करके आते थे। ठीक है, जुड़ा होता था अमाउंट उसी चीज में। जैसे अगर आप 50 रुपए की कोई चीज ले रहे हो तो उसी में ही टैक्स भी जुड़ रखा है। तो इस तरीके से टैक्सेस जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट से लिए जाते थे। किस तरीके के टैक्सेस थे ये मैंने आपको बताया। और ये पूरा सिस्टम बच्चों चल रहा था ओल्ड रेजिम में। हमारी ओल्ड रेजिम का मतलब है 1789 से पहले। 1789 से पहले फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस की जो इंस्टीट्यूशंस थे, बिफोर 1789 उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ओल्ड रेजीम बोला जाता है। रेजीम होता है टाइम पीरियड, ओल्ड होता है पुराना। तो पुराना जो टाइम पीरियड था 1789 से पहले, वो जैसे फ्रांस का समाज था, इंस्टीट्यूशंस थे, दैट पर्टिकुलर इज द ओल्ड रेजीम। क्योंकि इसके बाद चेंज आएगा, 1789 के बाद चेंज आएगा, तभी उससे पहले का समय क्या है, ओल्ड रेजिम है। और इस ओल्ड रेजिम में ये एस्टेट्स वाला सिस्टम चलता था। सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग टैक्सेस पे करते थे। और उसी के साथ एक और चीज चलती थी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम भी बच्चों यहां चलता था, जो कि जो हमारी जो नोबिलिटी थी उनके पास एक विशेष अधिकार था। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब होता है? फ्यूडल सिस्टम का सिंपल सा मतलब था बच्चों कि ये जो नोबल्स थे इनके पास बड़े 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 एस्टेट्स होते थे, जमीनें होती थी। इन जमीनों पे काम ये खुद नहीं करते थे। इन जमीनों पे काम करने के लिए लेबर को बुलाते थे, जिनको हम सर्फ बोलते हैं। ठीक है, वो कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं, SERFS। ठीक है, मतलब लेबर। तो ये जो है बच्चों लेबर को बुलाकर काम करवाते थे अपनी जमीनों पर। उसी के साथ उस लेबर से अगर घर का भाई कुछ खराब हो गया है, पेंट हट गया है, वो भी करा लिया। अगर मतलब सड़क बनाने का काम है वो भी करा लिया। अगर आर्मी में तक भेजना है किसी को कि भाई जाओ अपनी जान दाव पे लगा दो,
तो भी बच्चों ये सर्फ को ये भेज देते थे। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, उनके पास ये विशेष अधिकार था कि वो जो है लेबर की तरह सर्फ्स को ट्रीट कर रहे हैं और उनका शोषण करते चले जा रहे हैं। इस तरीके से बच्चों फ्रांस के अंदर बढ़िया शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। किसके साथ में? थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ। उनमें से बहुत से लोग लेबर की तरह फ्यूडल सिस्टम में जो है एक तरीके से एक्सप्लॉयट हो रहे थे, और उसी के साथ बहुत से लोग टैक्सेस दे रहे थे। कौन? थर्ड एस्टेट के। अब आगे होता क्या है बच्चों? हम लोग देखते हैं कि यहां पर जैसे एक वो कहावत है ना, करेले पर नीम चढ़ा, कि करेला वैसे ही कड़वा होता है और उस पर नीम भी अगर हम लगा दो तो भाई क्या ही हालत होगी। सेम सिचुएशन इज विद द थर्ड एस्टेट के पीपल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड हियर? स्ट्रगल टू सर्वाइव। दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि भाई टैक्स भी पे करना है, फ्यूडल सिस्टम में भी हमें एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी के साथ फ्रांस में हमारी हालत और खस्ता होती जा रही है। होता क्या है? Population France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. अब बच्चों क्या होता है? जनसंख्या एकदम से ऐसे शूट अप होती है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पेट भरने हैं, तो उनको उनके पेट भरने के लिए ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए। बट होता क्या था बच्चों? बहुत बारी फूड ग्रेन्स की उतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, उतना अनाज जो है उसकी खेती नहीं हो पा रही है, उतना अनाज पक नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ स्कार्सिटी, कमी हो जाएगी फूड ग्रेन्स की। स्कार्सिटी अगर फूड ग्रेन्स की होगी, अगर फूड ग्रेन्स कम होंगे और लोग ज्यादा हैं उसको खरीदने के लिए, तो प्राइस क्या होगा? प्राइसेस जो हैं एसेंशियल आपके खाने के वो बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही बच्चों फ्रांस के अंदर लोग ब्रेड बहुत ज्यादा खाते थे, तो जब स्कार्सिटी हो गई ब्रेड की कमी हो गई, तो ऑब्वियसली ब्रेड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। तो जो गरीब इंसान है ना, वो खरीद ही नहीं पा रहा है, वो अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को खरीद ही नहीं पा रहा था। और इस तरीके से बच्चों फ्रांस में इस समय पर आता है एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या आता है? एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका क्या मतलब है? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां पर जो आपके बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिन चीजों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ना, उन पे ही खतरा आ गया है। वही चीजें आप खरीद नहीं पा रहे, वही चीजें आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए वही आपको हासिल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का बच्चों सबसिस्टेंस क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो फ्रांस में इमर्ज होती है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर देखो, बैड हार्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, इन्वेस्ट नहीं हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट की वजह से, यानी कि हमारा जो है अब पके नहीं, ज्यादा अनाज नहीं पका, अनाज की कमी हो गई, तो फूड स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होता है, अनाज की कमी हो गई, उसकी वजह से हमारे प्राइसेस जो है फूड प्राइसेस वो बढ़ जाएंगे। फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या हर कोई खाना परचेज कर पाएगा? क्या गरीब इंसान खाना ले पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है? द पुअरेस्ट पीपल कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। बच्चों ये लोग ना, जैसे हम लोग रोटी चावल खाते हैं ना, ये लोग उस तरीके से ब्रेड खाते हैं। अब इनकी जो बेसिक नेसेसिटी थी, जो इनको खाने के लिए ब्रेड चाहिए थी, वही परचेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रेड के दाम जो है आसमान छू रहे थे। तो जो गरीब लोग थे, दे कुड नो लॉन्गर बाय ब्रेड, वो ब्रेड ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्या होगा? आप खाना नहीं खा पाओगे तो क्या होगा? पैसा नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे, तो ऑब्वियसली आप लोग कमजोर पड़ जाएंगे। और अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? इम्यूनिटी बिल्कुल लो है, बीमारियां तेजी से लगेंगी, डिसीज एपिडेमिक फैलेंगे और टुंग 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 मर जाएंगे बहुत से लोग, क्योंकि भाई खाना नहीं खा पा रहे, बिल्कुल ऐसे कमजोर हो गए हैं, मेल नरिश्ड से हो गए हैं। अब कमजोर इंसान जो है, जिसने खाना नहीं खा रखा है, वो क्या होगा? उसको जल्दी जल्दी बीमारी लगेगी और वो मर रहा है। इस तरीके की स्थिति आई। उसी के साथ जब खाना नहीं मिलेगा तो बच्चों लोग क्या करेंगे? फूड राइट्स होंगे। 2-3 पैकेट ब्रेड के पड़े हैं, खरीदने वाले लोग इतने सारे हैं, पेट तो भरना है, तो लोग क्या है एक दूसरे के साथ दंगे कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं उस ब्रेड के पैकेट को लेने के लिए। फूड राइट्स होंगे, उससे भी क्या होगा? बहुत सी वायलेंस होगी, बहुत सी हिंसा होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, और उसके बदौलत भी व्हाट विल बी द सिनेरियो कि लोग मरेंगे, लोगों की जान जो है उस चीज में भी चली जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस। देयर इज अ स्ट्रगल टू सर्वाइव, देयर इज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस वाला सिचुएशन वेयर द पुअर पीपल आर नॉट एबल टू परचेज द फूड दैट दे वांट टू ईट। उनके जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है उस पर खतरा आ गया है। और इस सिचुएशन में लुई 16 क्या सोच रहे हैं? मैं तो इनसे टैक्स लूंगा। देखते हैं टैक्स ले पाते हैं कि नहीं। आगे देखो क्या होता है।
इसी के साथ बच्चों हम लोग देखते हैं कि मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका एक इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। किसका इमर्जेंस? मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का ये मतलब है बच्चों कि जो लोग पढ़ लिख गए थे, जो अच्छे प्रोफेशंस में चले गए थे, जैसे कोई लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई ट्रेडर बन गया, तो ये सारे लोग ना पढ़ लिख गए थे। और पढ़ने लिखने के बाद क्या होता है? आप समझदार हो जाते हो, आप एग्जिस्टिंग चीजों पे सवाल उठाने लगते हो। आप कहते हो कि ये सब जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है। अगर कोई चीज गलत है तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि वो गलत है, क्योंकि अब आपने पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो अब होता क्या है बच्चों, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पढ़ लिख गए हैं और वो क्वेश्चन उठाने लगते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम पे। वो कहते हैं कि ये जो मोनार्क इतनी ज्यादा पावर लेके बैठा है और हम पे शासन करे जा रहा है, और एक तरीके से सोसाइटी में इसने इतना ज्यादा इनइक्वालिटी कर रखा है कि किसी से टैक्स ले रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है, तो व्हाट इज दिस? ऑल ऑफ दिस इज वेरी रॉन्ग, ये काफी गलत है ना। और वो इस चीज पे फिर सवाल उठाने लगते हैं। उसी के साथ बच्चों बहुत से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आल्सो एंटर्ड द सीन। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे लॉक, हमारे रूसो, हमारे मॉन्टेस्क्यू, ये सारे लोग भी अपनी थिंकिंग के साथ, अपने आइडियाज के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट जॉन लॉक। बच्चों एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इन्होंने एक चीज बोली है। क्या बोली है? In his two treatises of the government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and the absolute right of the monarch. Doctrine of divine, absolute right of monarch. देखो बोला जा रहा है कि लॉक की किताब है टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें लॉक ने बोला है कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता विद द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, यानी कि जो राजा बोलता है ना कि वो एक डिवाइन पावर की तरह है, कि भगवान का रूप है राजा। तो बच्चों उस समय पे ना राजा इसी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता था कि भाई देखो, जैसे लोग थोड़ा भगवान में ज्यादा ही विश्वास रखते हैं, तो मैं भी ये बताऊंगा कि मैं भी भगवान का रूप हूं, तो लोग मुझे भी भगवान की तरह देखने लगेंगे, मेरी भी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से राजा अपने आप को भगवान का अवतार बताता था, और इसी से वो जस्टिफाई करता था कि देखो तभी मैं आप पे शासन कर रहा हूं, बिकॉज आई एम लाइक भगवान का रूप। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई राजा जो है भगवान का कोई अवतार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये बस बुद्धू बना रहा है हम सबको। दूसरी चीज ये बोलते हैं, ही ऑल्सो रेफ्यूटेड, मतलब ये बिल्कुल अगेंस्ट गए हैं, अगेंस्ट द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो राजा ना बच्चों ये चीज बोल के कि मैं भगवान का अवतार हूं, ये भी जस्टिफाई कर देता था कि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है कि वॉट एवर दैट आई वॉन्ट टू डू आई विल डू, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। तो ये जो एब्सोल्यूट राइट था मोनार्क का, ये इसके भी खिलाफ बोलते हैं कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये बिल्कुल गलत चीज है, हटाओ इसको। उसी के साथ हमारे रूसो है। अब रूसो जो है, जीन जैकिस रूसो, ये जो है एक आइडिया के साथ आगे आते हैं, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये बोलते हैं कि यार सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों के द्वारा सरकार बननी चाहिए, लोग खुद से चुन के अपने लीडर्स को बनाए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के और उनके प्रतिनिधियों के बीच में। लाइक जैसे बच्चों डेमोक्रेसी में होता है कि पीपल शुड चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने खुद के प्रतिनिधि लोगों को चुनने दिया जाने चाहिए। उस समय पे क्या है, राजा खुद से, क्योंकि वो एक लाइन ऑफ रूलर्स को बिलोंग करते हैं, दैट इज व्हाई ही इज इन पावर। उनको किसी ने चुना नहीं है, उनको किसी ने ये राइट नहीं दिया है लोगों के ऊपर राज करने का, बट ही इज स्टिल डूइंग इट, और वो भी एक एब्सोल्यूट तरीके से, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। पर भाई अधिकार दिया किसने? तुमको नहीं दिया ना किसी ने, बट फिर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जैसे रूसो जो है इसी आइडिया के साथ आते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहां पे लोगों को खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना चाहिए। उसी के साथ मॉन्टेस्क्यू भी एक आइडिया लेकर आते हैं। मॉन्टेस्क्यू अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में बोलते हैं डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब बच्चों मॉन्टेस्क्यू यहाँ पे बोलते हैं कि कभी भी पावर एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर को डिवाइड करो, है ना। सरकार की जो पावर है लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए लॉ को लागू करने के लिए, जुडिशरी के पास भी पावर होनी चाहिए ताकि वो देख सके कि क्या न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो पावर को डिवाइड करो बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आइडिया इन्होंने तभी दे दिया था। तो ये बच्चों थिंकर्स के आइडियाज भी सोसाइटी में फैलने लगते हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पता चलता है कि भाई थिंकर्स ने भी ये सारी बातें कर दी हैं, और अब लोग बच्चों और हाइपर एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम इस राजा की तो बैंड बजा के रहेंगे। अब आगे क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं कहानी में, और यहां पर हम देखते हैं ओल्ड रेजीम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अब टैक्स लगाने की बारी आ गई है, लेकिन टैक्स लगाने के लिए एक दिक्कत थी। जो फ्रांस था ओल्ड रेजीम का, यानी कि 1789 से पहले का जो फ्रांस था, यहां पर अगर राजा को टैक्स लगाना है तो राजा खुद से टैक्स नहीं लगा सकता था,
ऑल्दो बहुत पावर होगी, लेकिन खुद से बेचारा राजा टैक्स नहीं लगा सकता था। तो मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अपनी मनमर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। टैक्स अगर लगाना है तो उसके लिए बुलानी पड़ेगी एक एस्टेट्स जनरल की मीटिंग। मैम व्हाट वाज द एस्टेट्स जनरल? बच्चों एस्टेट्स जनरल एक बॉडी थी जहां पे तीनों ही एस्टेट्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, फिर वहां वोटिंग होती थी, और अगर उस वोटिंग में सभी मतलब मैक्सिमम लोगों ने ये हाँ बोल दिया कि हाँ जी राजा टैक्स लगा दो, तब जाकर वो चीज अप्रूव होगी और तब जाके राजा जो है टैक्स लगा पाएगा। ठीक है, तो अब एस्टेट जनरल क्या थी बता दिया, एक बॉडी है जहां तीनों एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट से कुछ लोग आएंगे, सेकंड एस्टेट से कुछ लोग आएंगे, थर्ड एस्टेट से कुछ लोग आएंगे, वोटिंग चलेगी कि क्या राजा टैक्स लगा दे, और जब अप्रूवल आ जाएगा मेजोरिटी का तब वो रेजोल्यूशन पास होगा, तभी टैक्स लग पाएगा। अब राजा बच्चों ये एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं, और इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आते हैं, सेकंड से भी 300 लोग आते हैं, और थर्ड से 600 लोग आते हैं। मैम यहां से 600 क्यों आते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों की थर्ड एस्टेट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज्ड टू लिव। बहुत से लोग समाज के थर्ड एस्टेट में ही तो थे, इतने सारे लोग थे। दैट इज वाई उसके लिए 600 रिप्रेजेंटेटिव्स लगते हैं, 600 लोग उनको रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं। अब दिक्कत कहां आएगी? देखो, हमेशा जब एस्टेट जनरल में मीटिंग होती थी तो पहले क्या होता था कि ईच एस्टेट हैड वन वोट। हर एस्टेट के पास एक वोट होता था, मतलब कि जैसे फर्स्ट एस्टेट के जो 300 लोग हैं उन 300 लोगों का एक ही वोट, सेकंड एस्टेट के 300 लोगों का भी एक ही वोट, और थर्ड एस्टेट के 600 लोगों का भी एक ही वोट। और राजा कह रहे थे कि भाई जैसे पहले भी वोटिंग होती थी हम भी वैसे ही कराएंगे, मतलब एक एक वोट, 3 वोट ऐसे आएंगे, यस नो वैसा वाला वोट कराएंगे। पर बच्चों अभी क्या है, सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। हमारे जो लोग हैं मिडिल क्लास के, स्पेशली द पुअर पीपल आल्सो, द मिडिल क्लास पीपल आल्सो हु एक्चुअली बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट, उनकी आंखें खुल गई हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम राजा को ना ये नौटंकी ज्यादा टाइम तक करने नहीं देंगे। तो बच्चों वो लोग बोलते हैं कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी राजा जी, है ना? तो कैसे होगी वोटिंग? थर्ड एस्टेट के लोग बोलते हैं कि अब वोटिंग होगी पर 1 वोट पर पर्सन। ठीक है, थर्ड एस्टेट के लोग बोलते हैं इस मीटिंग के अंदर कि अब वोटिंग जो होगी वो होगी 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे, क्योंकि भाई अब तो डेमोक्रेसी वगैरह के आइडियाज आ गए थे ना, उनको पता चल गया था कि हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब वोटिंग होगी 1 पर्सन 1 वोट, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे स्टेट के ज्यादा लोग हैं तो हमारा एक ही वोट क्यों होना चाहिए, है ना? हमारे वोट्स की गिनती भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई दे सेड कि अब क्या होगा, हर इंसान का एक वोट होगा, मतलब कि 300 लोगों का 300 वोट, ये 300 लोगों के 300 वोट और ये 600 लोगों के 600 वोट, हर कोई वोट देगा जैसे एक डेमोक्रेसी में होता है। बट बच्चों लुई 16 बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसे वोटिंग होगी तो फिर तो मेरे वो टैक्स वाली कभी पास ही नहीं हो पाएगी बात। तो इसलिए लुई 16 मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हम वोट कराएंगे। तो बच्चों थर्ड स्टेट के लोग वोट ही नहीं देते, गुस्से में वो लोग असेंबली से ही निकल जाते हैं। दे वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली कि भाई नहीं होगा तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे वोट, निकल जाते हैं वहां से। तो निकल के कहाँ गए, घर पे चले गए, सो गए? नहीं बच्चों, ये सारे लोग निकल के पहुंचते हैं एक इंडोर टेनिस कोर्ट में। 20th जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स। तो वर्सेल्स जो जगह थी वहां पर बच्चों ये एक इंडोर टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं 20 जून को। क्या करने मैम? टेनिस खेलने? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टेनिस खेलने नहीं पहुंचे हैं। यहां पर बच्चों ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं एक नेशनल असेंबली। ये बोलते हैं कि अब से हम एक नेशनल असेंबली है ना, वी आर लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दे swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। और वो कहते हैं कि हम तब तक यहां से टस से मस नहीं होंगे, इस जगह से तब तक हम हिलेंगे नहीं जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते, क्योंकि इस समय पर फ्रांस का ये जो राजा है ना, इसकी पावर पे रोक लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सो दे swore कि भाई अब तब तक नहीं हिलेंगे जब तक जो है हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट कर लेते हैं। तय कर लिया। और बच्चों बहुत ही एक अच्छी बात यहां पर आपको दिखेगी कि ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इनको लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहे थे 2 लोग, मिराबियो एंड अबेसेस।
मिराबियो जो कि सेकंड एस्टेट नोबल्स को बिलोंग करते थे, अबे सईद जो कि फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी को बिलोंग करते थे। तो यार ऐसा नहीं था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में सारे लोग पावर के भूखे थे और वो ये नहीं देख पा रहे थे कि समाज में क्या सही चल रहा है क्या गलत। तो कुछ लोग अच्छे भी थे, कुछ लोगों को पता था कि हाँ थर्ड एस्टेट के साथ काफी गलत हो रहा है और वो आके थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ खड़े भी होते हैं। इट इज अ गुड एग्जाम्पल, आपको मेरा भी और अबे सईद ये दोनों लोग दिख रहे हैं जो कि आकर थर्ड एस्टेट की जनता के साथ खड़े होते हैं, उनको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझिएगा। अब इसके बाद होता क्या है बच्चों, इस कहानी के बाद यहां पर हम लोग देखते हैं A severe winter had meant a bad harvest. The prices of the bread rose and often bakers exploited the situation and hoarded supplies. अब फ्रांस में पड़ जाती है बहुत सारी ठंड, बहुत ज्यादा ठंड के कारण क्या होता है बच्चों, बैड हार्वेस्ट हो जाती है, मतलब कि फसलें खराब हो जाती है। अब ज्यादा ठंड है भाई, क्रॉप्स उतने अच्छे से नहीं उग पाए, फसलें पक नहीं पाई उतने अच्छे से, तो एक बैड हार्वेस्ट होता है। बैड हार्वेस्ट का मतलब स्कार्सिटी हो गई, फिर से अनाज बहुत कम है, जिसकी वजह से बच्चों अब जब स्कार्सिटी होगी, सामान कम है मार्केट में, तो प्राइसेस जो है ब्रेड के वो बढ़ गए। अब प्राइसेस ब्रेड के बढ़ गए और अब जो बेकर्स थे, जो बेकरीज थी जो कि ब्रेड को बेचती थी, वो क्या करते थे, इस सिचुएशन को और फायदा उठाते थे। तो बहुत सारी ब्रेड ना वो छुपा के रख लेते थे कि हम इसको बाद में लोगों को ऐसे दिखाएंगे कि देखो हमारे पास तो ब्रेड ही नहीं है, बहुत ही कम है, और फिर ये वाली जो ब्रेड हमने छुपाई है इसको बाद में हम और ज्यादा दाम पे बेचेंगे, और ज्यादा उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। After spending hours in the long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. अब बहुत लंबे समय तक औरतें जो हैं एकदम लंबी लंबी लाइनें लगा के बेकरी के आगे खड़ी रहती थी कि हमारा नंबर कब आएगा, हम ब्रेड कब खाएंगे, कब खरीदेंगे। लेकिन बच्चों होता क्या था कि उनका नंबर ही नहीं आता था। तो ये जो गुस्से में औरतें होती थी ये ना शॉप में घुस जाती थी ऐसे, बहुत ही ऐसे धक्का मुक्का मार के। At the same time, the king ordered the troops to move into Paris on 14th of July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. और उसी सेम समय पर हमारे जो राजा थे बच्चों, वो एक तरीके से जो सेना थी उसको ऑर्डर करते हैं कि तुम पेरिस जाओ। तो आप खुद से सोचो कि इतना सब कुछ चल रहा है, राजा की ना टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई यहाँ पे। वो सेना को तब वहां भेज रहे हैं पेरिस में, जब मतलब वो सेना को बेसिकली इसलिए भेज रहे थे कि जाके एक बार सिचुएशन देख कर आओ कि लोग इतने नाराज क्यों हैं, क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। बट बच्चों लोगों को क्या दिख रहा था, लोग अभी बहुत गुस्सा है राजा से, हर चीज का ब्लेम वो राजा पे कर रहे हैं कि ज्यादा ठंड पड़ गई राजा की गलती है, फसल खराब हो गई राजा की गलती है, प्राइस बढ़ गया ब्रेड का राजा की गलती है, बेकर जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं राजा की गलती है। तो हर किसी को बस राजा की ही गलती दिख रही थी। दैट इज वाई वो जो इवेंट होता है हमारे 14th जुलाई का, जहां पे लोग बिल्कुल बैस्टिल प्रिजन में घुस के तोड़ फोड़ करके डिमोलिश कर देते सब कुछ, दैट इज वाई इट हैपेंड। क्योंकि पीपल वर सो एंग्री विद द किंग, पीपल वर सो सस्पिशियस ऑफ द किंग, कि उन्हें कभी भी ये नहीं दिखेगा कि राजा कुछ सही भी कर रहे हैं, उन्हें यही दिख रहा है कि राजा गलत ही गलत है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर हम बात करते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा नहीं, Caught in a frenzy of fear, बहुत ज्यादा डर की स्थिति थी, peasants in several districts seized the hoes and pitchforks and attacked the chateau. तो बच्चों हम देखते हैं कि अब जो कंट्री साइड था, जहां पर हमारे किसान वगैरह रहते थे, जो गांव वगैरह का एरिया था, वहां पर भी एक डर का माहौल था। ठीक है, सबको ही लग रहा था कि वहां पर भी जो है सेना आने वाली है हमें परेशान करने के लिए। तो इस डर के कारण हमारे बहुत से जो पेजेंट्स होते हैं, बहुत से जो किसान होते हैं, ये क्या करते हैं, होज एंड पिचफोक्स जिससे खेती करते हैं ना, जो टूल्स इक्विपमेंट्स होती हैं, उनको ये क्या करते हैं, पकड़ के चले जाते हैं शैटू पर अटैक करने के लिए। तो जो नोबल्स के घर होते थे उन घरों पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब हथियार तो कोई थे नहीं, तो जिससे भाई खेती करते हैं वही उठा के चले जाते हैं कि भाई आज इनका घर तोड़ फोड़ कर देंगे हम। They looted the hoarded grain and burnt down the documents containing records of the manorial dues. अब बच्चों ये लोग अटैक करने जाते हैं शैटू में, नोबल्स के घरों पर, और वहां पर जितने भी पड़े हुए अनाज के पैकेट होते हैं, कट्टे होते हैं, वो सब ये अपने साथ ले लेते हैं। ठीक है, चुरा लेते हैं, चुराना क्या ही मतलब पकड़ ही लेते हैं कि आज ये अनाज तो हम ले ही जाएंगे यहाँ से पकड़ के। उसी के साथ जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, जिसके अंदर इन पेजेंट्स के ड्यूज लिखे होते थे कि इनको कितना पैसा देना है नोबल्स को, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ही जला देते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, ना रहेगा हमारा कोई हिसाब इनके साथ। ठीक है, बहुत से नोबल्स बच्चों इसी डर की वजह से अपने घरों से भाग जाते हैं, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। और नोबल्स को पता रहता है कि भाई ये लोग आ रहे हैं, हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वो नोबल्स भी अपने घर से रफू चक्कर होके भाग जाते हैं कि भाई भागो, नहीं तो कहीं आके हमें ही मार ना दे। तो इसी चक्कर में नोबल्स अपने घरों से भाग जाते हैं और दूसरे कंट्रीज में, आसपास की कंट्रीज में चले जाते हैं।
अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है? ऑब्वियसली इतनी ज्यादा सिचुएशन में राजा इस सिचुएशन को कंट्रोल कहां ही कर पाएंगे। तो लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड recognition to the National Assembly, accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। लुई 16 बच्चों फाइनली एक तरीके से हार क्या ही मानते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, ले आओ कॉन्स्टिट्यूशन, लगा लो रिस्ट्रिक्शन मेरी पावर पे, बिकॉज वो इस सिचुएशन को रोक नहीं पा रहे थे। तो फाइनली वो कहते हैं कि मैं रिकॉग्नाइज करता हूं नेशनल असेंबली को, और ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि प्रिंसिपल दैट द पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब से मेरी पावर पे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रुकावट लगेंगी। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी लाने का परमिशन दे देते हैं। तो ऑन द नाइट ऑफ 4th of August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। members of clergy were forced to give up their privileges। तो बच्चों अभी क्या हुआ है, राजा से पावर को छुड़ाया जा रहा है, छुड़ाने की बात हो रही है। तो 4 अगस्त 1789 में जो हमारी नेशनल असेंबली याद है ना, जो बनी थी वहां टेनिस कोर्ट में, तो वो नेशनल असेंबली डिक्री यानी कि एक लॉ पास करती है जिसके थ्रू जो फ्यूडल सिस्टम चलता आ रहा था, जिसके थ्रू क्या होता था कि जो नोबल्स थे वो वहां अपने खेतों पे लोगों से लेबर का काम कराते थे, फिर उन्हीं को आर्मी में भी डाल देते थे, सड़क भी बनवा देते थे, घर का काम भी करा देते थे। तो वो फ्यूडल सिस्टम को ही रद्द कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसी के साथ क्लर्जी के मेंबर्स को भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ेंगी। कौन सी प्रिविलेजेस? टैक्स नहीं ले रहे थे वो, टिथिस का टैक्स ले रहे थे कि 1/10 प्रोड्यूस हमको दो, ये वो करके, तो उनके सारे प्रिविलेजेस को भी खत्म कर दिया। साथ ही में टिथिस अबॉलिश्ड, lands owned by the church were confiscated and as a result the government acquired assets worth at least 2 billion livres। बच्चों देखो, क्लर्जी का एक तो वो जो टैक्स लेता था, वो क्लर्जी टिथिस का जो टैक्स था जहां पे 1/10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेता था, उसको भी खत्म करा। साथ ही में चर्च ने जितनी जमीन जब्त कर रखी थी, ठीक है, लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च, उसको भी छुड़ा लिया गया, उनसे ले लिया गया। एंड बच्चों अब इतना सारा जमीन आई है हमारी सरकार के पास में, जो नेशनल असेंबली की अब सरकार बनेगी, तो वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवरे। 2 बिलियन लीवरे उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी होती थी। 2 बिलियन लीवरे का वर्थ ऑफ एसेट्स, ये जो जमीनें थी वो सरकार के हाथ में आ गई थी अब चर्च से छुड़ाने के बाद। तो ये सारी घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम होता है, एंड फाइनली हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना के कंप्लीट करती है 1791 में। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव, ये नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था ताकि राजा की पावर पर रोक लगाई जा सके। राजा ये जो एब्सोल्यूट तरीके से शासन कर रहा है, जो थर्ड एस्टेट के लोगों को इतना मतलब क्या कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, अत्याचार कर रहा है उनके साथ, ये सारी चीजों को रोका जा सके और उनकी पावर पे चेक रखा जाए। तो राजा को हटाया नहीं गया है, बल्कि फ्रांस को अब एक मोनार्की जो थी उसको बदलकर अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया है, जहां पे राजा की पावर्स पे चेक रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आ गई है और उसी के साथ राइट्स भी आते हैं, राइट्स भी दिए जाते हैं बच्चों लोगों को। हम लोग देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्लेरेशन के साथ चालू होता था, लोगों को अधिकार दिए गए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि आप आजाद हो, आपको अगर कुछ बोलना है तो बोलो, अपने आप को व्यक्त करना है तो करो, कोई ओपिनियन रखना है तो रखो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे समानता भी दी गई। ऑल ऑफ दीज राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल। तो ये सारे अधिकार जो बच्चों संविधान के थ्रू दिए जाते हैं, इनको नेचुरल बोला जाता है। नेचुरल का मतलब कि बाय बर्थ आपके साथ है, और इनएलिनेबल, इनएलिनेबल मतलब कोई इन्हें आपसे छीन नहीं सकता है। दीज कैन नॉट बी टेकन अवे। तो एक तो बाय बर्थ ये सारे अधिकार आपके पास है, एंड कोई भी इनको आपसे छीन नहीं सकता है। नेचुरल इनएलिनेबल राइट्स बताया जाता है, एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और ये जो है सरकार का दायित्व है कि वो आपके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है, उन राइट्स का उल्लंघन ना करे। तो ये सारी बातें करी जाती है। वाओ मैम, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। तो क्या आ गई है रेवोल्यूशन, सब कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और चीज बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1791 की, इट वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली व्हिच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो अब लॉ बनाने की पावर किसके पास आ गई है? नेशनल असेंबली के पास। वही जो बच्चों एक तरीके से अब क्या होगी वो नेशनल असेंबली, इट विल बी एन इलेक्टेड बॉडी, बट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगी। कुछ लोग होंगे
एक्टिव सिटीजन्स जिनके पास वोटिंग राइट रहेगा। तो किसके पास वोटिंग राइट था, पहले इस चीज को समझते हैं। Men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage. वोटिंग राइट था सिर्फ और सिर्फ आदमियों के पास, वो भी कौन से आदमी, जो कि 25 साल से ऊपर है। और दूसरी चीज, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। फर्स्टली यू हैव टू बी अ मेल above 25 years of age and along with that अगर आप किसी लेबर के जो दिहाड़ी, लेबर को जो दिहाड़ी मिलती है, उस लेबर की दिहाड़ी के 3 दिन की जो दिहाड़ी है उतना अगर आप टैक्स पे करते हो, देन यू आर एन एक्टिव सिटीजन, देन यू विल गेट अ वोटिंग राइट। ठीक है, मतलब कि जैसे बच्चों, अगर लेबर दिहाड़ी दिन में 100 रुपए लेता है, 3 दिन की लेबर की दिहाड़ी कितनी हुई, 300 रुपए, अगर आप 300 रुपए जितना टैक्स भरते हो, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो 3 डे लेबरर्स जितना टैक्स और साथ ही में अ मेल अबव 25 इयर्स ऑफ एज, तब जाके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू वोट। अभी एक्टिव सिटीजन वोट देते थे इलेक्टर्स को, फिर वो इलेक्टर्स जो है चुनते थे नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली के पास पावर आई थी लॉ बनाने की। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ में पैसिव सिटीजन्स कौन थे, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था। सो द रिमेनिंग मेन एंड वुमेन हु डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट वर द पैसिव सिटीजन्स। तो एक तरीके से सरकार में बदलाव आया है, लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी बदली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो पैसे के मामले में इनइक्वालिटी चल रही है, जेंडर के बेसिस पे कि सिर्फ आदमियों के पास वोटिंग राइट और अमीर लोगों के पास ही वोटिंग राइट है, गरीबों के पास नहीं है। तो वो सारा भेदभाव अभी भी फ्रांस में कायम है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। अभी तक हमने ना एक बात तो जरूर समझ ली है कि फ्रांस में 1789 से पहले तक ओल्ड रेजीम चलता था, ओल्डर टाइम पीरियड था, जब राजा का शासन था सुप्रीम। राजा जो है बेझिझक खुलेआम तरीके से अपना शासन जमा के बैठे थे फ्रांस के अंदर। लेकिन उसके बाद लोगों में ये आवाज उठती है कि अब हम राजा को हटा देंगे, और वो जो है एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद बच्चों हमने देखा था, फ्रेंच सोसाइटी को देखा, स्ट्रगल टू सर्वाइव देखा, मिडिल क्लास, और उनमें जो कैसे आइडियाज इमर्ज होते हैं, लिबरल आइडियाज इमर्ज होते हैं, राजा को हटाने का आइडिया इमर्ज होता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आते हैं, एंड दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द थिंकिंग। मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल होती है, और वहां पर जब सारी हमारी थर्ड एस्टेट वॉकआउट कर जाती है और जाकर इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठी होती है, तो वहीं से बवाल चालू हो जाता है। लेकिन बच्चों 1791 में फाइनली जाकर फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, जब राजा भी, अब राजा को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है कि ठीक है जी लेकर आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बच्चों जरा सोचिए कि एक इंसान जो अभी तक सारी की सारी पावर लेके बैठा था, उससे अपनी थोड़ी सी पावर गिव अप कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी है, तो क्या वो ऐसे कम सी पावर में जी पाएगा, रह पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर राजा बच्चों अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आता है। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, अलाउ कर दिया था, बट साथ ही साथ वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे विद द अदर किंग्स एंड अदर रूलर्स। He entered into secret negotiations with the King of Prussia. The rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the activities that had been taking place there since the summer of 1791. तो होता क्या है कि ऑल्दो सामने से तो लुई 16 बोल रहे हैं कि हाँ जी देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं कितना अच्छा राजा हूं कि मैंने आपको आजादी दे दी है कि आप मेरी पावर पे कंट्रोल लगा सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ वो दूसरे राजा महाराजा के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चों इस टाइम पे डरा हुआ है। हर एक राजा डर जाता है कि कहीं हमारे राज्य में भी ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे राज्य में भी लोग जो है राजा को हटाने की बात ना करने लग जाए। तो ये सारे राजा जो थे आपस में मिल जाते हैं, और सब लोग ये जो है ना लोगों को दबाना चाहते थे। लोग एक तरीके से, जो लोग यहाँ पे आवाजें उठा रहे थे कि हमें मोनार्की को हटाना है, ये करना है, वो करना है, तो राजा क्या करना चाहते हैं, सारे राजा ये चाहते हैं कि ऐसा कोई इवेंट उनके राज्य में ना हो जाए। इस वजह से वो हेल्प कर रहे हैं लुई 16 की टू पुट डाउन एन एंड टू ऑल दी इवेंट्स, कि इन सभी लोगों को शांत करना पड़ेगा जो भी रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, Before any of this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. बच्चों एक तरीके से यहाँ पे राजा जो हैं फील्डिंग सेट कर रहे हैं किसकी, नेशनल असेंबली की, और दूसरी साइड पे नेशनल असेंबली और तेज निकली। नेशनल असेंबली, इससे पहले कि राजा कुछ कर पाते दूसरे राजाओं के साथ मिलके, नेशनल असेंबली ने तैयारी कर ली राजा की फील्डिंग सेट करने की। तो यहाँ पर अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली, पहले ही उनको पता चल जाता है, भनक लग जाती है कि राजा ना ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, तो वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, लड़ाई को डिक्लेयर कर देते हैं।
बहुत से वॉलंटियर्स आते हैं बच्चों, दे थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, आर्मी को ज्वाइन करते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं। उसमें से एक पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है मार्सेल, जो कि बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स ने लड़ते टाइम गाया था। और एक तरीके से आज बच्चों ये जो मार्सेल गाना है, ये इनका नेशनल एंथम बन गया है, फ्रांस का नेशनल एंथम है। दिस वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रोजर डी एल इजले, इन्होंने ये गाना लिखा था। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब बहुत सारी लड़ाई तो लड़ रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन उससे क्या होगा, लड़ाइयां लड़ने से क्या होता है बच्चों, मैम मजा आता है? नहीं बच्चों, लड़ाइयां लड़ रहे थे, बहुत से लोगों की जान जा रही थी, इकोनॉमी जो है और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। आदमी लोग जो है, मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, आदमी लोग तो लड़ाई चलने चले गए, अब जो घर में है औरतें बच गई। तो विमेन वर लेफ्ट टू कोप अप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब महिलाएं जो है बेचारी, उनके पास ये टास्क रह गया है कि वो घर पे रुकेंगी और घर पे रहकर उनको घर का मतलब एक तरीके से बच्चों को भी संभालना है, बूढ़े बुजुर्ग है उनको भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बाहर जाके काम करके पैसा भी कमाना है। सो देवर डूइंग द डुअल रोल, कि बाहर जाके पैसा भी कमाओ, घर पे खाना भी बनाओ, सबका ख्याल रखो। तो वो वाली चीज हो रही थी। अब देखिए, दिस रेवोल्यूशन वाज कैरिड फर्दर, क्या हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन आगे तक जाता है? यस। तो बच्चों यहाँ पे चीजें रुकी नहीं है। देखो ऑब्वियसली फ्रांस के लोगों ने जद्दोजहद करी कि वो रेवोल्यूशन लेकर आए 1789 में, राजा की पावर्स पे कंट्रोल लगाए, एंड दे डिड दैट। ऑब्वियसली दे डिड दैट। वो कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राजा की पावर को कंट्रोल कर दिया। बट यहीं पर बच्चों अब राजा बाज नहीं आ रहे हैं, तो राजा को अब हटाना पड़ेगा। तो दिस रेवोल्यूशन डेफिनेटली वाज कैरिड फर्दर। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर। मोस्ट सक्सेसफुल इन क्लब्स में से था जेकोबिन का क्लब, जिसका नाम आता है फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। तो जेकोबिन क्लब ना काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है इस समय पर, काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। एंड जेकोबिन क्लब का नाम आता है सेंट जेकब से, जो कि एक कॉन्वेंट था पेरिस के अंदर। पहले के टाइम पे कॉन्वेंट रह चुका था। कॉन्वेंट होता है जहाँ पे मतलब क्रिश्चियन धर्म के जो है लोग रहते हैं, चर्च वगैरह होता है, तो उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। तो उस कॉन्वेंट से नाम आता है, सेंट जेकब के कॉन्वेंट से नाम आता है इनके सीक्रेट सोसाइटी का, सीक्रेट ग्रुप, सीक्रेट सोसाइटी नहीं, पॉलिटिकल क्लब का। तो यहां पर हम देखते हैं महिलाओं ने भी, अब सिर्फ आदमी ही नहीं थे, महिलाओं ने भी अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बुलाने चालू कर दिए थे इस टाइम के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जेकोबिन क्लब का यहाँ पे नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों अब जो नेक्स्ट लोग पावर में आएंगे, फ्रांस की पावर को एक्वायर करेंगे, वो होंगे यही जेकोबिन क्लब के लोग। कैसे, चलिए देखते हैं। Members belonged mainly to the less prosperous sections of the society, small shopkeepers, artisans, shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, जेकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे? जो सबसे डाउन ट्रॉडन सेक्शन था, जो सबसे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, सबसे जो गरीब लोग थे, जो सर्वेंट थे, घड़ियां बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, लाइक द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे वर अ पार्ट ऑफ द जेकोबिन क्लब। नाउ इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर, यहां पर आपको दिख रहे हैं, इनके बाल पता नहीं ऐसे ब्लो ड्राई करा कर आए हैं ऐसा लग रहा है। अब देखो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर की हम बात करेंगे, बहुत ही खतरनाक शख्स हैं ये, अभी देखेंगे कैसे। Large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers to set them apart from the nobles who wore knee breeches, and they came to be known as sans-culottes। मैम ये क्या रेलगाड़ी की तरह बोल दिया आपने। देखो मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। अब जेकोबिन क्लब के लोग, मैंने जैसे आपको बताया, दे बिलोंग टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब खानदानों से ये लोग बिलोंग करते थे। तो ये कहते थे कि हमें ना अपना पहनावा ऐसा रखना है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। किसके ऑपोजिट हो? नोबल्स के। जैसे जो नोबिलिटी के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो ना कुछ इस तरीके की पोशाक पहनते थे, पोशाक फैंसी ड्रेस में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ ऐसे ड्रेसअप होते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, या नीज तक ये जो पहना है ना इन्होंने, इसको नी ब्रीचेस बोलते थे। अब जेकोबिन क्लब के लोग बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू लुक लाइक द नोबल्स, वी वांट टू सेट आवरसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम देम। हमें उनकी तरह नहीं रखना है, हम अपना अलग से फैशन बनाएंगे। तो इन्होंने क्या पहनना चालू करा, ये लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, लंबे लंबे जो स्ट्राइप्स वाले ट्राउजर्स आप देख रहे हो, लाल पीली सी स्ट्राइप है, ये जो है आदमियों ने पहनना चालू कर दिया, औरतों ने भी पहन रखा है। अब कैसे पहना, कहां से ये इंस्पिरेशन आई इनको फैशन शो की? बच्चों ये इंस्पायर होते हैं डॉक वर्कर्स से। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो लोग शिप में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। तो बेसिकली वो डॉक वर्कर्स ऐसे स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहना करते थे। उन्हीं को देखकर हमारे जेकोबिन क्लब के लोगों ने भी लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनना चालू कर दिया, और ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल अपने आप को नोबल्स की तरह नहीं बनाना चाहते, वी वांट टू वेयर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वेयर। वो नी ब्रीचेस पहनते हैं, हम उनसे बिल्कुल ही कुछ अलग पहनेंगे, हम ये ट्राउजर्स पहनेंगे रंग बिरंगे से। तो ये अपने आप को सैंस क्यूलॉट्स भी बोलने लगते हैं। सैंस क्यूलॉट्स का मतलब था
सैंस क्यूलॉट्स का मतलब था विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। सैंस क्यूलॉट्स का मतलब ये था विदाउट नी ब्रीचेस, कि हम नी ब्रीचेस नहीं पहनते भाई, नोबिलिटी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई मैं गरीब हूं, बोल भी रहे हैं। आगे देखिए, अब ये करते क्या है जैकोबिन, इनका इतना ज्यादा हम जिक्र क्यों कर रहे हैं कि मैम ये कौन सी पोशाक पहनते हैं, ये गरीब हैं, क्यों इतना ज्यादा बता रहे हैं? क्योंकि देखो नेक्स्ट होता क्या है फ्रांस में। इन द समर ऑफ 1792 की बात हो रही है। 1791 में हमने देखा कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। अगले ही साल लोगों को चैन नहीं आ रहा है। 1792 के गर्मी के महीने में, जब चिलचिलाती गर्मी है, उस टाइम पे जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये जैकोबिन क्लब के लोग ना एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं। इंसरेक्शन क्या होता है? तख्ता पलट करना, वो भी एक वायलेंट, मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक हिंसक एक्शन लेते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको इंसरेक्शन बोलते हैं। या फिर हम सिंपल शब्दों में बोले तो ये तख्ता पलट करना चाहते थे, राजा को हटाना चाहते थे, तो उसकी प्लानिंग करी जाती है। बहुत सारे पेरिस के लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ, जो कि इस टाइम बहुत गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे वो? दे वर एंग्री बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। उन्हें ये पता था कि अभी जो मार्केट में खाना है ना, एक तो सप्लाई उसकी कम है, बहुत कम खाना है, एंड क्योंकि कम है वो खाना, तो उसके दाम बहुत ज्यादा है। और जो गरीब आदमी है, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, ये गरीब ही लोग थे ना, तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे गुस्सा है राजा से, और ये जो पूरा गवर्नमेंट है इससे बहुत गुस्सा है हम लोग, बिकॉज एक तो खाने की कमी है, ऊपर से खाने के दाम बहुत ज्यादा है, और हर कोई इसको परचेज नहीं कर पाता। सो ऑल दीज पीपल प्लान्ड एन इंसरेक्शन। अब नेक्स्ट होता क्या है? 10 अगस्त की सुबह को दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द टुइलरीज। बच्चों ये जो है अब घुस जाते हैं पैलेस ऑफ टुइलरीज में, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। पैलेस ऑफ टुइलरीज में क्यों घुसते हैं मैम? यहाँ पे क्या है? तो यहाँ राजा का घर है, ये राजा का घर है, तो इस महल में घुस जाते हैं। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो सबसे पहले तो राजा के जो गार्ड्स थे, जो बिल्कुल उनके रखवाली करके खड़े थे, उनको ही मार डालते हैं। उसके बाद राजा को बंदी बना के रख लेते हैं, हॉस्टेज बना के रख लेते हैं, बंदी बना के रख लेते हैं। आगे देखिए क्या होता है। लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द लॉयल फैमिली, बोल रही थी रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर आल्सो हेल्ड। From now on, all men of the 21 years of age, regardless of their wealth, got the right to vote, and the newly elected assembly was known as the convention. ठीक है बच्चों, तो अभी क्या होता है? राजा को तो बंदी बना लिया है, अब राजा तो कुछ कर नहीं सकते, राजा के से मुंह पे टेप लगी है और हाथ जो है उनके बांधे गए हैं। और वहीं पर अब बच्चों एक और परमिशन दे देती है हमारी असेंबली, है ना, कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया जाए। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया जाता है, और फिर चुनाव करवाए जाते हैं, फिर इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिसके अंदर बच्चों हर एक आदमी जो कि 21 साल से ऊपर है उसको बना दिया जाता है एक्टिव सिटीजन। यानी कि एवरी मैन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। अब पैसा वैसा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अब पावर किसके हाथ में आ रही है? गरीब लोगों के हाथ में। इसलिए बच्चों अब जो है सारे के सारे आदमी 21 साल से ऊपर सभी को वोटिंग राइट दे दिया गया। और यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट चुनी गई है वो है हमारी कन्वेंशन की सरकार। कन्वेंशन की सरकार किसकी सरकार है? जैकोबिन क्लब की सरकार। और इनके सरताज कौन है? अभी बताया था, एक खतरनाक आदमी का जिक्र किया था मैंने, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर का नाम मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो यहां पर अब जो है हम एक चीज अच्छी होती हुई दिख रही है हमको, कि एटलीस्ट मेन विद प्रॉपर्टी वाला क्राइटेरिया नहीं है, हर एक आदमी 21 साल से ऊपर को वोटिंग राइट मिल चुका है। और अब जैकोबिन क्लब की सरकार आ गई है। मैम ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन है वो पावर में आ गए हैं, तो अब सब सही हो जाएगा। ऐसा हमें लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं होगा बच्चों, स्थिति और खराब होगी। लेकिन उससे पहले ये समझिए, 21 सितंबर 1792 को हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के एक मोनार्की को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया जाता है, राजा का शासन अंत होता है और फ्रांस बन जाता है एक रिपब्लिक। क्या बनता है? फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। तो यहां तक अगर हम सिनेरियो समझे बच्चों, अभी तक क्या हुआ है, हम लोगों ने देखा कि भाई कौन सा रंग लें हम, यही नहीं समझ रहे हैं। चलिए, हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले फ्रांस था एक मोनार्की। मोनार्की के बाद फ्रांस बना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बना था, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था, नेशनल असेंबली थी, 25 ईयर्स ऑफ एज सारे आदमियों को वोटिंग राइट मिला था, हु हैड प्रॉपर्टी,
है ना, वो सब चीजें, लेबरर्स वेज जितना टैक्स पे करते थे जो, वो वाली बात। अब इसके बाद फ्रांस बन गया है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, जहां पे जो लीडर होता है उसको लोग चुनते हैं, उस एक मतलब जगह को रिपब्लिक बोला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्शंस के बाद लीडर चुने जाते हैं, तो लीडर कौन बनता है? जैकोबिन तब की सरकार आती है और लीडर बनते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, बिकॉज ही वाज एन इलेक्टेड लीडर। दैट इज वाई रिपब्लिक बोला जा रहा है अब फ्रांस को। अब वो नहीं है कि राजा ने शासन कर लिया है, अभी जो है मतलब एक तरीके से जो शासन कर रहा है उस व्यक्ति को लोगों द्वारा चुना गया है। नाउ होता क्या है? इस पे चलने से पहले जरा ये तो समझिए कि राजा के साथ क्या होता है। जिसको बंदी बना के रख लिया था तो बंदी ही बना के रखे रहे? नहीं, Louis XVI sentenced to death by a court on the charge of treason and on 21st January 1793 executed publicly at the Palace de la Concorde। बच्चों लुई 16 को यहाँ पर सजा मिलती है मौत की, सजा ए मौत मिलती है लुई 16 को। एक कोर्ट उन पे इल्जाम लगाता है कि इन्होंने ट्रीजन करा है। ट्रीजन का आरोप मतलब देशद्रोही होने का आरोप उन पे लगता है और उनको उस पे मौत की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली पूरी जनता के आगे पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में एग्जीक्यूट करा जाता है, मार डाल दिया जाता है। और उनकी जो क्वीन थी मेरी एंटोनेट बेचारी, इनके साथ भी सेम चीज होती है। शॉर्टली आफ्टर शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट, इनको भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है कहानी। क्योंकि अभी क्या होगा? अभी हम लोग देखेंगे कि रिपब्लिक का शासन आया है और शुरू हो गया है रेन ऑफ टेरर। मैम अभी तक कम टेरर था कि अभी फिर से टेरर आ गया है? बिल्कुल बच्चों, अभी तक क्या था? राजा का डर था। अब किसका डर है? अब डर है हमारे इलेक्टेड लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। जिस समय पे पूरे फ्रांस के अंदर डर का माहौल रहता है, टेरर का माहौल रहता है, उस पूरे टाइम पीरियड को बोला गया है रेन ऑफ टेरर। एंड दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैड पावर, व्हेन द कन्वेंशन हैड पावर, when France was a republic। this is that time period। तो 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड है जब इनके हाथ में पावर आती है, दिस टाइम पीरियड इज द रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल। डर का माहौल क्यों है? चलिए देखते हैं। रॉबेस्पियर, अब ये जो रॉबेस्पियर है ना, इतने खतरनाक इसलिए क्योंकि बच्चों इन्होंने पॉलिसी फॉलो करी कंट्रोल और पनिशमेंट की, सिवियर कंट्रोल पनिशमेंट, हर चीज अपने कंट्रोल में ले ली, अपने हाथ में ले ली, और जो भी इनके खिलाफ जाता था उसको सजा देनी चालू कर दी। अब देखिए करते क्या है। All those whom he saw as being enemies of the republic, that is the ex-nobles, clergy, members of other political parties and even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and tried by a revolutionary tribunal। तो यार देखो, रॉबेस्पियर को जो भी लगता था ना कि उनका दुश्मन है, या फिर ये जो रिपब्लिक वाली सरकार बनी है फ्रांस में इसका दुश्मन है, अब चाहे वो नोबिलिटी, पिछले जो नोबल्स रह गए हैं, चर्च के लोग हैं, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इवन द पीपल ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, अगर उनकी पार्टी के भी लोग उनके खिलाफ जाते थे या उनके बारे में कुछ बोल देते थे, तो उन सभी लोगों को पहले तो गिरफ्तार करा जाता था, फिर उनको एक तरीके से प्रिजन में डाल दिया जाता था, और बच्चों उसके बाद उन पे केस चलता था। ठीक है, केस चलता था, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा उन पे ट्रायल चलता था, मुकदमा चलता था, और अगर वहां पर वो गिल्टी प्रूव हो जाते थे कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, तो फिर बच्चों उसको क्या करते थे? इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी देन दे वर गिलोटिन्ड। उनको फिर गिलोटिन पे चढ़ा के मार डाल दिया जाता था। गिलोटिन क्या था? डॉक्टर गिलोटिन ने ना एक डिवाइस बनाया था, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा बना हुआ है। तो इट वाज लाइक दिस, आई विल शो यू। दो ऐसे पोल्स होते थे, दो ऐसे पोल्स होते थे, इन पोल्स के बीच में ना एक तरीके से ऐसे एक सर रखने की जगह थी, ऊपर से एक ब्लेड आती थी, और यहाँ पे आप सर रखोगे अपना, ब्लेड ऊपर से गिरेगी और आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा। इस तरीके से फांसी चढ़ा दी जाती थी। फांसी क्या ही, फांसी क्या, मार डाल दिया जाता था, डेथ सेंटेंस मिलता था। तो यहाँ देखो, जो भी इनके खिलाफ जा रहा है उनको मार डाल रहे हैं, गिलोटिन पे चढ़ा के मार रहे हैं। उसी के साथ his government issued laws placing maximum ceiling on wages and prices। सीलिंग लगा दी, मैक्सिमम सीलिंग, कि इससे ऊपर ना तो वेजेस बढ़ेंगे ना तो चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे। फिक्स कर दिया प्राइस कि अगर जैसे चावल है, दाल है, मतलब फिक्स कर दिया कि भाई ये 20 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा, या 30 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा। वेजेस को फिक्स कर दिया कि अगर एक लेबर काम कर रहा है दिन का तो उसको 50 रुपए से ऊपर नहीं दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ऊपर ना तो आप खाना बेच सकते हो और इससे ऊपर ना तो आप लोगों को वेजेस दे सकते हो। उसी के साथ मीट एंड ब्रेड वर राशन। बच्चों मीट एंड ब्रेड वर राशन का मतलब है कि हर फैमिली को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिलेगी, कि अगर डिसाइड करा गया कि 3 किलो ये मिलेगा, 4 पैकेट ब्रेड मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा।
उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी देने लग गए। साथ ही में peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। किसानों को ये मजबूर कर दिया कि आपको गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करा है अनाज का उसी पे ही बेचना पड़ेगा, शहर में अपना अनाज भेजो और जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स करा है उसी पे ही बेचो। अब use of more expensive white flour was forbidden and all citizens were required to eat the pain de egalite which was the equality bread, a loaf made of whole wheat। तो सभी को बोला है कि जो व्हाइट फ्लावर है इसका हम ब्रेड नहीं खाएंगे, हर कोई ब्रेड भी सेम खाएगा, इक्वालिटी ब्रेड खाएगा हर कोई, ठीक है, जिसको ऐसे वो फ्रेंच में बोला गया है पेन दी गालित, पेन दी गालित, ठीक है। इक्वालिटी ब्रेड है जो कि एक लोफ होल व्हीट का बना होता था। इक्वालिटी ऑल्सो टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो आप जैसे बात कर रहे हो, आप लोगों को जैसे एड्रेस कर रहे हो, उसमें भी इक्वालिटी रहेगी, मतलब कोई मैडम सर नहीं बोलना है, सबको आप नॉर्मल सिटीजन्स की तरह ट्रीट करो, कोई आपसे ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। उसी के साथ ट्रेडिशनल मॉन्सियर सर मैडम ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटी ऑन। हाँ भाई, मतलब ट्रेडिशनली जो आप मैडम सर बोलते थे, लोगों को ऐसे थोड़ा ऊंचा दर्जा देते थे, वो सब नहीं देना है। अब हर कोई सिटीजन है, हर कोई सिटीजन है फ्रांस का, तो नॉर्मली बात करो, कोई मैडम सर नहीं चलेगा। अब चर्चेस शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्चेस बंद कर दिया और बिल्डिंग्स को सोल्जर्स आर्मी को रहने के लिए दे दिया। ये सब इन्होंने हरकतें करी बच्चों। अब हुआ क्या कि रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इतना रिलेंटलेसली परस्यू कर रहे थे, रिलेंटलेसली मतलब बिना सोचे समझे, मतलब एक के बाद रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल कर ली, जिसकी वजह से इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन। इवन जो लोग एक टाइम पे उन्हें सपोर्ट करते थे वो भी कहते कि भाई बस कर, हमें थोड़ी सी खुली छूट दे दे, आजाद परिंदा बना दो भाई, ये क्या है, हमने इस दिन के लिए थोड़ी आपको चुना था कि आपने तो हर चीज पर रोक टोक ही लगा दी है। तो इतनी रिलेंटलेसली परस्यू करते थे, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, एक के बाद एक पॉलिसी कंट्रोल पनिशमेंट की, कि उनके सपोर्टर्स भी बोल रहे कि हमें बख्श दीजिए। फाइनली एक कोर्ट बच्चों ने भी कन्विक्ट, एक तरीके से उन्हें भी गुनहगार माना जाता है, 1794 में अरेस्ट करा जाता है और अगले दिन उनको भी गिलोटिन पे मार डाल दिया जाता है। तो यार उन्होंने लोगों को मारा, उनके साथ भी वही वो कर्मा बोलते हैं ना, चक्र वही चल रहा है, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा जरूर होगा। ही मेट विद द सेम फेट, जो वो लोगों के साथ कर रहे थे, खुद भी गिलोटिन पे उनको जान अपनी गंवानी पड़ती है, और इसके साथ रिपब्लिक का भी शासन खत्म होता है। अब जब शासन खत्म होगा मेरे बच्चों, तो उसके बाद डेफिनेटली पावर में कोई तो आएगा। कौन आता है अब पावर में? तो अब आती है डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस नाउ। अब ये डायरेक्टरी क्या चीज है मैम, ये क्या है? अब देखो, फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब बच्चों क्या है, अभी तक हमने देखा सबसे पहले राजा के पास पावर थी, उसके बाद नेशनल असेंबली आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, वहां पर भी जो वेल्दी क्लास थी, जो अमीर लोग थे मिडिल क्लास के, उनके पास पावर आती है। फिर जो गरीब लोग थे जैकोबिन क्लब के टाइम में, उनके पास पावर आती है। अब अगेन बच्चों, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, दे सीज्ड पावर। अब वो क्योंकि अमीर थे भाई, उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद क्या होता है, एक नया संविधान लाते हैं ये लोग, फिर से एक नया संविधान ले आते हैं। And now again they changed the voting right. They denied the vote to the non-propertied sections, provided 2 elected legislative councils and then these appointed a directory. ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, एक नया संविधान आता है, क्योंकि अभी अमीर लोगों के पास फिर से पावर आ गई है, तो इन्होंने वोटिंग राइट छीन लिया है सारे गरीबों से। अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो मेन विद प्रॉपर्टी हैं, जो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट रहेगा। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी, जैसे पहले एक ही नेशनल असेंबली थी, अभी क्या है, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी, काउंसिल नंबर 1, काउंसिल नंबर 2, जिसमें 2-2 लोग, मतलब इनको चुना जाएगा लोगों द्वारा, इनको लोगों द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे एक डायरेक्टरी। क्या बनाएंगे? डायरेक्टरी, जो कि एक 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, 5 मेंबर्स के बना हुआ होगा, 5 मेंबर्स होंगे। The directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. अब बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है, फिर से एक और बारी समझिए। जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ, क्यों गिर गया जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब की सरकार क्यों गिरी? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अभी जो पावर है वो खाली हो गई, तो किसने पावर को कैप्चर करा? हमारी वेल्दियर मिडिल क्लास ने। जो अमीर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने पावर को कैप्चर कर लिया, और सबसे पहले उन्होंने वोटिंग राइट छीन लिया नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन से। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनसे वोटिंग राइट छीन लिया, और सिर्फ आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है
उन्हीं को वोटिंग राइट दे दिया गया। अब जिनके पास वोटिंग राइट रहेगा, मेन विद प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट करके चुनेंगे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 अलग अलग काउंसिल्स को चुनेंगे। ये काउंसिल्स फिर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स को। लेकिन होता क्या था कि जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे और काउंसिल के मेंबर्स थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इनकी बनती ही नहीं थी, जिसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डायरेक्टरी के मेंबर्स को डिसमिस कर देती थी, हटा देती थी। तो बार बार आप डायरेक्टरी के मेंबर बना रहे हो, हटा रहे हो, बना रहे हो, हटा रहे हो, तो इससे क्या हो गया, अस्थिरता आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कि पावर में ढंग से कोई है ही नहीं, बार बार हट रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई हट रहा है, कोई आ रहा है, जिसकी वजह से अब फ्रांस में एक और रूलर आ जाएगा जो कि है नेपोलियन बोनापार्टे, जिसका नाम आपने सुना है, नाम तो सुना होगा, है ना। नेपोलियन बोनापार्टे जो है बच्चों, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, मतलब कि उन्होंने बलपूर्वक तरीके से पावर को कैप्चर करा और वो एक डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब होता है कि वो एक तानाशाह थे, दैट मीन्स कि सारी की सारी पावर उनके हाथ में आ गई थी और जो भी बची कुची डेमोक्रेसी फ्रांस में थी वो खत्म हो चुकी थी फ्रांस के अंदर, इट एंडेड। नेपोलियन बोनापार्टे की बात करते हैं, 1804 में खुद वो फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं, क्राउन्ड हिमसेल्फ, तो ऐसे ही खुद से ऐसे करके क्राउन कर लेते हैं अपने आप को, बन जाते हैं एम्परर। Set out to conquer the neighboring European countries, dispossessing dynasties, creating kingdoms where he placed members of his own family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. बच्चों, नेपोलियन जैसे ही पावर में आता है, he was the ruler, जिनके हाथ में सारी पावर थी, क्योंकि वो डिक्टेटर थे भाई। एंड वो चालू करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही चालू सा काम कि फ्रांस के आजू बाजू के जो शहर थे, टेरिटरीज थी, हर जगह जाके, उनको घूमने का शायद ज्यादा शौक था, वहां जाकर कैप्चर करने लग जाते हैं। आजू बाजू के जो किंगडम्स थे वहां हमला करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, फिर उन किंगडम्स के साथ जीत जाते हैं, तो फिर उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, फ्रांस का हिस्सा बना देते हैं। तो इस तरीके से वो, और उन जगहों पे जहां जहां वो कैप्चर करते जाते हैं, वहां वहां वो अपने फैमिली मेंबर्स को राजा बना के बिठाते रहते हैं, ठीक है। वो बोलते थे कि आई एम अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मैं यूरोप को और मॉडर्न बनाने आया हूं। लॉज लेकर आए, बहुत अच्छे अच्छे लॉज लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा उन्होंने करा, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट्स मेजर्स का, डेसिमल सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्यूडल सिस्टम हटाना, सर्फडम हटाना, मतलब ये सब चीजें वैसे आपको भी नहीं समझनी है, बट हाँ ये सब चीजें करते हैं बच्चों वो, और लोग उनसे काफी खुश होते हैं कि यार नेपोलियन ने तो बहुत अच्छा काम करा है। बट अगेन वही बात है कि अच्छे काम के साथ साथ गलत काम ज्यादा हो जाता है। तो भाई इनिशियली जो है, मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर। हर किसी को ही लगता है कि नेपोलियन की आर्मी अगर आ रही है, फ्रांस की आर्मी अगर हमारे जगह पे आ रही है, तो शायद हमें आजादी दिलवाने आ रहे हैं, ही इज लाइक अ लिबरेटर, आजाद करने आ रहे हैं। बट देन दे सॉ देम एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन उन्हें बाद में ये एहसास होता है कि ये तो हमारी जगह को कैप्चर करने आ रहे हैं, हमें बंदी बनाने आ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे शायद हमें भी आजाद करने आ रहे हैं, बट बाद में दे रियलाइज कि ये तो हमें बंदी बनाने आ रहे हैं। जब बच्चों नेपोलियन एक तरीके से जहां जहां कैप्चर करते हैं वहां पे टैक्सेस लेने लगते हैं, सेंसरशिप लगाने लगते हैं, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लगते हैं, तो देन दे रियलाइज कि भाई ये भी बंदा गलत ही है। He was finally defeated. Finally इनकी हार होती है वाटरलू की बैटल 1815 में। बहुत से measures that carried the revolutionary ideas of liberty, modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. लेकिन हाँ बच्चों, वही मैंने आपको बात बताई, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ लाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना, सभी को ये बोलना कि अब से एक तरीके से जो प्रिविलेजेस हैं, जो लोग एंजॉय करते आ रहे हैं, उनको खत्म कर देंगे हम लोग, ट्रेड और बिजनेस हर चीज को और फ्री बना देना, है ना। तो वो सब जो चीजें लेकर आए थे, उनका इम्पैक्ट बाद में भी देखने को मिलता है, इनके हारने के बाद भी यूरोप में देखने को मिलता है। नाउ अब यार यहां तक कहानी आई थिंक खत्म हो गई है हमारी, फ्रांस की तो कहानी यहां तक खत्म हो गई है। तो यहां तक हमने क्या देखा, रिपब्लिक के बाद कौन आया था, रिपब्लिक के बाद आई थी हमारी डायरेक्टरी, which was the 5-member executive body. डायरेक्टरी के बाद paved the way for military dictator Napoleon Bonaparte, और यहां पे हमारी फ्रांस की कहानी समाप्त होती है। लेकिन उसी के साथ मेरे बच्चों यहां पर आ जाइए, जरा बात करते हैं, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। हमने अभी तक देखा कि फ्रांस के अंदर चाहे जितनी भी बारी सरकारें उलट पुलट गई हैं, सरकारें बदली गई हैं, लेकिन महिलाओं को कभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ विमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस, क्या कंडीशन थी, जरा देखते हैं।
Women were actively involved in the events of the French Revolution. French Revolution में बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है. They believed that their participation would lead to reforms that would improve their lives. तो बेसिकली उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो शायद कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे और हमारी जो कंडीशन है उसमें सुधार आएगा. बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हो पाया. मोस्ट वुमेन बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. मैक्सिमम महिलाएं थर्ड एस्टेट की थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्योंकि वही चाहती थी ना कि वो उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो. अब बच्चों बात ये होती है कि थर्ड एस्टेट की थी और वो काम करती थी, पैसा कमाती थी, हर चीज करती थी क्योंकि दे हैड टू, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे. वर्क एज seamstresses, laundresses, market sellers, fruits, vegetables, flowers, domestic servants, also responsible for household chores, cooking, fetching water, standing in the line for bread and caring for the children. तो बहुत से काम करती थी, जैसे एक तरीके से कपड़े सिलने का काम, धोने का काम, फल बेचना, सब्जी बेचना, फ्लावर्स बेचना, दूसरों के घर में जाके सर्वेंट की तरह काम करना. और उसी के साथ साथ देखो बाहर से भी काम कर रही है पैसा कमाने के लिए और घर में भी काम कर रही हैं. तो अगर लंबी लंबी लाइनों में ब्रेड के लिए लगना होता था, पानी लेकर आना है, खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, हर एक चीज महिलाएं कर रही थी थर्ड एस्टेट की. एजुकेशन ट्रेनिंग वर रेयरली अवेलेबल टू देम एंड देयर वेजेस वर आल्सो लोअर देन मेंस. तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है. ऑल्दो दे व्हेन दे वेंट आउटसाइड टू वर्क तो उनको वेजेस जो दिहाड़ी मिलती थी वो आदमियों से कम मिलती थी, तो वहां पे उनके साथ गलत होता था. उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग, जैसे जॉब ट्रेनिंग वगैरह होती है, सब चीजों का भी एक्सेस नहीं था. नहीं उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, ना ही उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी जितनी आदमियों को दी जाती थी. तो गलत यहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट होता था, अत्याचार होता था. आगे देखते हैं. दे फॉर्म्ड अराउंड 60 पॉलिटिकल क्लब्स. 60 पॉलिटिकल क्लब्स बना लेते हैं खुद के महिलाएं जो है. सबसे फेमस क्लब था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. मेन डिमांड क्या थी बच्चों महिलाओं की? ऑब्वियसली कि हमें बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले, राइट टू वोट मिले, इलेक्ट होने का अधिकार मिले, है ना, ये सब चीजें मिले हमें, कि हमें भी खड़ा होने दिया जाए इलेक्शंस में, लीडर बनने का अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले. कुछ भी नहीं मिल रहा था. 1791 में जो संविधान आता है, आपने पढ़ा था कि उस संविधान को के अंदर क्या लिखा गया था? राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. मैन एंड सिटीजन बोला गया था. विमेन वर ट्रीटेड एज पैसिव सिटीजन्स. महिलाओं को उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पैसिव सिटीजन बना के छोड़ दिया, मतलब जिसके पास वोटिंग राइट नहीं था. विमेन डिड नॉट गेट वोटिंग राइट्स. हाउएवर कुछ रिफॉर्म्स आते हैं उनकी कंडीशन बेहतर करने के लिए, जैसे कि कंपलसरी एजुकेशन लड़कियों के लिए, ये रिफॉर्म लाया जाता है कि सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, कंपलसरी अधिकार. फ्रीडम टू मैरी विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय फादर्स. साथ ही में वो जिससे भी शादी करना चाहती है वो कर सके और जबरदस्ती उनके साथ ना करी जाए कि जो पापा बोले कि भाई इससे शादी करनी, नहीं, जबरदस्ती नहीं, जिससे भी वो शादी करना चाहती हैं कर सके. मैरिज एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों फ्रीली एंटर करेंगे, आदमी औरत. अगर कल को किसी को डाइवोर्स चाहिए, वही लीगल डाइवोर्स भी हो जाएगा, मतलब कोई भी डाइवोर्स मांग सकता है, लड़का भी मांग सकता है, लड़की भी मांग सकती है. ट्रेनिंग अलाउड फॉर वुमेन टू बिकम आर्टिस्ट और बिजनेस ओनर. उसी के साथ थोड़ी बहुत जॉब ट्रेनिंग भी दी जाने लगी. तो ये कुछ रिफॉर्म्स आए थे, पर एक चीज में बदलाव नहीं आया, उनको बच्चों एक्टिव सिटीजन नहीं बनाया. दे वर स्टिल पैसिव सिटीजन्स. ठीक है, कुछ भी चेंजेस आ रहे थे, चाहे थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन कंपलसरी कर देना, मैरिज जो है एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट बना देना, डाइवोर्स लीगल कर देना, ये सब चीजें आ रही हैं. बट what is not being done? They are not being made active citizens. ठीक है, they are not being given the voting rights. Reign of Terror के दौरान जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर का शासन आता है, the women's clubs were shut down and the political activities were banned. महिलाओं के क्लब्स को बंद कर दिया जाता है. रेन ऑफ टेरर, भाई डर का माहौल है, रेन ऑफ टेरर है, पॉलिटिकल क्लब्स बंद कर दिए. साथ ही में उनकी पॉलिटिकल कोई भी राजनीतिक गतिविधि को बैन कर दिया, बैन लगा दिया. बहुत सी लीडिंग विमेन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. बहुत सी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मार डाला जाता है. डिस्पाइट दिस बच्चों, इसके बावजूद भी महिलाएं जो है संघर्ष करती रही. द स्ट्रगल कंटिन्यूड. विमेन इन फ्रांस फाइनली गेन द राइट टू वोट इन 1946. और बच्चों इतनी लंबी लड़ाई, मतलब आई थिंक इंडिया जब आजाद हुई थी 47 में, तो इंडिया के अंदर ही सारे आदमी औरतों को वोटिंग राइट मिल गया था बराबर. पर फ्रांस में सोचो तब से संघर्ष कर रहे हैं, है ना. लेकिन ओल्ड रेजीम के टाइम से संघर्ष कर रहे हैं भाई, और जाके कब मिलता है वोटिंग राइट? 1946 में, हमारी भारत की आजादी से 1 साल पहले. गजब है भाई, गजब है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. एक और चीज यहाँ पे एक फीचर हमें देखने को मिलता है स्लेवरी का. तो एक स्लेव ट्रेड चल रहा होता है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका से स्लेव्स को उठाया जाता था. स्लेव्स, ठीक है, स्लेव्स को उठाकर यहाँ के लोकल चीफ्टन से स्लेव्स खरीदे जाते थे. उनको यूरोप में जो पोर्ट्स होते थे, बॉर्डूक्स, नैंटेस, वहां लाया जाता था.
फिर उसके बाद में अमेरिका के साइड में यहाँ पर जो करेबियन आइलैंड्स थे, ठीक है, वहां पे बहुत से यूरोपियंस के छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर क्या थे, प्लांटेशंस, क्या थी, प्लांटेशंस थी जहाँ खेती होती थी। उन प्लांटेशंस पे काम करने के लिए स्लेव्स चाहिए होते थे। फिर यूरोप में स्लेव्स पे बोली लगती थी, यूरोप में लोग इनको खरीदते थे, फिर स्लेव्स को इधर प्लांटेशंस पे भेजा जाता था वहां पे काम करने के लिए। तो इस तरीके से स्लेव ट्रेड चलता था। आप देखो क्या होता है, फ्रेंच कॉलोनीज लाइक मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो वर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। दीज क्रॉप्स वर इन हाई डिमांड इन यूरोप। तो वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अमेरिका की साइड में बिल्कुल ये जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का मतलब जहां कब्जा कर रखा था यूरोपियंस ने, छोटे छोटे आइलैंड्स थे बच्चों, वहां पे इनकी प्लांटेशंस होती थी जहां पे इंडिगो, टबैको, शुगर, कॉफी, इन सारे क्रॉप्स की खेती होती थी। और बहुत ज्यादा डिमांड थी इन सारी चीजों की यूरोप के अंदर, और खेती भी करनी जरूरी है। तो होता क्या था, यूरोप के वर्कर्स दे रिफ्यूज टू वर्क ऑन प्लांटेशंस फार फ्रॉम होम। यूरोप के वर्कर्स यहाँ जाना नहीं चाहते थे, यहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे हमारे घर से बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे। सो अ स्लेव ट्रेड नेटवर्क वाज डेवलप्ड। एक स्लेव ट्रेड नेटवर्क डेवलप होता है। यहाँ जो करेबियन आइलैंड्स है, कोरेबियन लिख दिया, करीबियन, करीबियन आइलैंड्स जो हैं वहां पर काम करवाने के लिए एक स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और हमारे अमेरिका के बीच में। French merchants sailed to Africa, bought slaves from local chiefs. Slaves were branded, chained, and packed in ships. They were transported to the Caribbean. In the 3 month long voyage, there they were sold to the plantation owners. तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ से मर्चेंट्स जो है, बोर्डुक्स, नांटेस, जो पोर्ट्स होते थे, यहाँ से जाते थे अफ्रीका में, यहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे, स्लेव्स पे बोली वगैरह लगती थी। उसके बाद बच्चों स्लेव्स पे ब्रांड लगा के, है ना, देवर ब्रांडेड, उनको चेन वेन से बांध के उनको शिप्स में पैक करके ले जाया जाता था। और करेबियन आइलैंड्स 3 महीने लॉन्ग वॉयज, 3 महीने का सफर जो है शिप वगैरह पे वो करते थे, और उसके बाद वो पहुंचते थे इधर करेबियन आइलैंड्स में, जहां पर उनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था काम करने के लिए उन प्लांटेशंस के ऊपर। तो दिस वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब हम देखते हैं नेशनल असेंबली के दौरान डिबेट चलती थी। जब नेशनल असेंबली का शासन था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था फ्रांस, तब ये बहस चलती थी क्या स्लेवरी के साथ क्या करना चाहिए। मतलब ये जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, क्या ये सारे हमारे जितने लोगों को हमने कॉलोनाइज कर रखा है, कॉलोनीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन तक भी ये अधिकार पहुंचाने चाहिए, उनको भी क्या ये अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं। तो ये बहस ही चलती रहती थी, कभी कोई अधिकार दिए नहीं गए। उसके बाद जब जेकोबिन की गवर्नमेंट आती है, कन्वेंशन जब लीड कर रहा होता है, तो इस टाइम पे स्लेवरी को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि बच्चों ऑब्वियसली गरीब ही गरीब को समझ सकता है, तो जो गरीबों की सरकार बनी थी, उन्होंने स्लेवरी को खत्म कर दिया। ठीक है, गुलामी जो थी इसको खत्म कर दिया। 1804 में जब फिर से नेपोलियन आते हैं, वो फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। क्योंकि भाई वो एक तरीके से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको गुस्सा नहीं करना चाहते थे, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन स्लेवरी फाइनली बच्चों परमानेंटली अबॉलिश जाके होती है 1848 में। 1848 में जाके स्लेवरी परमानेंटली खत्म होती है, नहीं तो उससे पहले चली रही थी, पूरा टाइम चली रही थी, बस एक ब्रीफ पीरियड जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी तब खत्म हुई थी। उसके बाद नेपोलियन फिर से लेकर आ गए और 1848 में बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब बात यहां आती है कि रेवोल्यूशन तो समाप्त हुई है, लेकिन रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में हमें इस रेवोल्यूशन ने क्या सिखाया है लोगों को। तो देखो, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब रेवोल्यूशन आती है, तो रेवोल्यूशन से जो सरकार आती है, वो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगे जिससे कि असलियत में सोसाइटी के अंदर हम इक्वालिटी और लिबर्टी ये सारी चीजें ला सके, लोगों को इक्वल कर सके, लोगों में आजादी ला सके, वो सारी चीज, ठीक है, उनको और ज्यादा आजादी प्रोवाइड करना और ज्यादा इक्वालिटी प्रोवाइड करना। दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स। तो पहले अगर आप राजा के टाइम पीरियड में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, हर चीज सेंसर हो जाती थी, तो ये गवर्नमेंट्स कोशिश करती थी कि लोगों की अब बातें सेंसर ना हो, लोगों को जो बोलना है, व्यक्त करना है, वो करें, बोलते रहे, पंछी बने उड़ते फिरे मस्त गगन में, वो वाली चीजें हो। लेकिन हाँ भाई, 1789 की समर में सेंसरशिप को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया, सेंसरशिप बिल्कुल हटा दी गई। साथ ही में डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की लाई थी, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट बना दिया गया कि आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो जो मन में आए, और वो एक आपका नेचुरल अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। दिस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। तो अब क्या है, लोग खुली छूट में है कि अगर उन्हें किसी चीज के खिलाफ भी अगर कुछ बोलना है, अपने आप को व्यक्त करना है, तो वो कर सकते हैं। अगर उनके कुछ अपोजिंग व्यूज है तो वो बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बुक्स वगैरह में छाप सकते हैं उसको, दे कैन डू दैट। तो ये सब चीजें जो चेंजेस हैं वो हमें फ्रांस में देखने को मिलते हैं। बाकी तो हम यही देखते हैं कि नेपोलियन के आने के बाद में बची कुची डेमोक्रेसी का भी खंडन हो ही जाता है।
चलिए, तो इसी के साथ मेरे बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त. आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आई विल सी यू गाइज with a new chapter the next time. तब तक के लिए take care and this is your ज्वालामुखी मैम signing off for the day. Bye bye.